तीन मिसाइल सप्लाई की हैं, 100 के करीब जो जानकारी सामने आई थी, और उनकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है एयर टू एयर। देखिए, जो इनकी रेंज के जो इनके पास वेपन है, हमारी रेंज तो बहुत ज्यादा है, जो पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। फिर यहाँ पे मैंने जो आपको एक ये बताया कि हमारे पास डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है, इनका किसी भी प्रकार के कोई भी मिसाइल, कोई बॉम्ब वगैरह को नाकाम करने में सक्षम है, जबकि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में देखा जाए तो एयर डिफेंस का बहुत महत्व है। जैसे कि इसराइल के साथ में एयर ड्रोन था, जो एयर जो आयरन डोम था, तो आयरन डोम जब उसको, जब तक वो अच्छा काम कर रहा था तो सुरक्षित महसूस करते थे, और जब बाद में जो है कुछ उसमें कमियां आई तो असुरक्षित महसूस करने लगे। तो इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर। जेके बंसल साहब, आपको क्या लगता है भारत इतने दिनों से चुप किस लिए है? क्या मैं इसका मतलब ये लगाऊं कि इन सारी मीटिंगों में जो नफा नुकसान देखा और समझा जा रहा है, और एक मैसेज दिया जा रहा है कि हाँ, हम तैयार हैं, लेकिन जल्दबाजी में मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाएगा? देखिए, जैसे आपने शायद बासित साहब का नाम लिया था, तो बासित साहब ने ये कहा था कि भाई जो भारत का पिछला रिकॉर्ड भी रहा है, चाहे वो एयर स्ट्राइक ले लीजिए या सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए, वो इंसिडेंट्स जब ऐसे हुए हैं उससे 10-12 दिन का टाइम लगा है। और इस बार तो हमारा जो है बड़ा टारगेट है, तो इसलिए उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो वो तैयारी में सब कुछ अब बिल्कुल जो जब कोई चीज सफलता की तरफ आदमी करता है, सोचता है कि मुझे इसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो बहुत तैयारियों के साथ होता है। तो तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। युद्ध जो है ना, इसको कई बार तो कोई भी युद्ध है जब होते हैं उनको 6-6 महीने लग जाते हैं, 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। हमको तो एकदम स्तरीय करना पड़ रहा है। अभी ये है कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, और ये जो अटैक हुआ पहलगाम पे, तो इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ये भी जो तैयारी हो रही है, जितनी तैयारी है बहुत, जैसे युद्ध स्तर पर तो कहते हैं कि युद्ध स्तर पर तैयारियां, ये सुपर युद्ध स्तर पर तैयारियां, तो हमारी तैयारियों में टाइम लगता है। और जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाएगा कि हम अपने आप को कहाँ से हमको सारी हमारी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जैसे मैंने बताया लॉजिस्टिक सपोर्ट में हर एक चीज आ जाता है, राशन, गोला बारूद, हम्म। ये सब। और दूसरा जो हमको इनका जो रिटेलिएट पाकिस्तान भी करेगा, उसको कैसे काउंटर करना है, तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद तब जो है किसी तरह का ऑपरेशन या एक्शन लिया जाएगा। हाफ हार्टेडली कोई भी इमेच्योरिटी में एक्शन नहीं लिया जाएगा। हमारे लीडरशिप बहुत मैच्योर है, हमारे तीनों चीफ मैच्योर, बोल्ड और इंटेलिजेंट हैं। और अभी जो एक जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का रिगठन हुआ है दोबारा, जो उसका उसको दोबारा गठित किया गया है, तो उसमें भी बहुत कैपेबल सोच के जो थिंक टैंक हैं, वो बहुत आगे तक की सोचते हैं, तो उनकी भी सलाह लेकर के तब ये आगे बढ़ा जाएगा कोई भी ऑपरेशन करने से पहले। जी। आप चीज़ों पर बहुत नज़र रखते हैं मेजर जनरल जेके बंसल, और जब जहाँ तक बात स्ट्रेटेजिकली डिफेंस से रिलेटेड मुद्दों पर आए, लेकिन मैंने ख्वाजा आसिफ को सुना, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमको तैयारी करनी नहीं है, हम तैयार हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत हमारे रिस्पॉन्स को पहले से कैलकुलेट करके ही कुछ एडवेंचर करने की सोचेगा। उनके इस स्टेटमेंट को कितना सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, सीरियसली तो स्टेटमेंट को नहीं लेना चाहिए। स्टेटमेंट तो लेना या नहीं लेना उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट तो सारे ऐसे डरावने, जो सब जो उनकी जो एक मरियम नवाज है, उसने भी स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर एटम है, सब कुछ बातें कर रहे हैं। लेकिन स्टेटमेंट से ज्यादा जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं और जो असेसमेंट है, उनका असेसमेंट जो करना बहुत जरूरी है। जो हमारी जो हमारी सेनाएं कर रही हैं कि इनको असेसमेंट किया जाएगा। और जो इन्होंने कहा हम तैयार हैं, ठीक है, इन्होंने मूवमेंट अपनी की है, उनके स्टेटमेंट को भी। और कभी एक एक कहावत भी है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो जो उनका जो उनके को देख करके हमको, जो कहते हैं चींटी के शिकार के लिए हाथी के शिकार की तैयारी होनी चाहिए, तो वो हमारी तैयारियां होने के बाद, और उस तरह के जिससे कि उनको मसल दिया जाए, अच्छी तरह से जो है टारगेट ध्वस्त कर दिए जाएं, जो इनकी फौज की कमर तोड़ दी जाए, और जो ISI है और टेररिस्ट को उनको खत्म कर दिया जाए, तो उसको करने के लिए एक फुल प्रूफ मेथड लेकर चलना पड़ेगा। और तैयारी तो जिसके पास, जब इनके पास है ही कुछ नहीं ज्यादा, तो तैयारी भी क्या करेंगे? जी। जितनी है तो वो कहेंगे जी हम तो तैयार हैं। अब ये देखिए, आप किसी भी
एक जो अभी कहीं कोई एक स्टूडेंट होता है जिसको नॉलेज है, वो अपनी तैयारी करके बैठता है, जिसको कोई नॉलेज नहीं, वो कहता है मैं तो तैयार हूँ। तो वो उस वाला जो मैं समझता हूँ स्थिति है। आपको स्थिति समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस की भी बहुत बड़ा आपने जिक्र किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर ऐसे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन सर, हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादातर उसमें से ऐसे होंगे जिन्होंने जो युवा हैं, जिन्होंने शायद कारगिल वार को भी अभी नहीं देखा होगा। 1971 वॉर की बात तो एकदम पीछे की हो जाती है। तो वॉर जब भी होता है, सिचुएशन जब भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी कारगिल वॉर तो आपकी भी एक अनुभव में जुड़ा हुआ होगा। आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स या नेवी, ये तब अपने हिसाब से तय कर रही थी, इस बार सीडीएस के अंडर में है। क्या भारत इस बार एक अलग तरीके से अगर एस्केलेट करता है तो भारत अलग तरीके से नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। देखिए, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी युद्ध में। और ये जो कोऑर्डिनेशन जो है सीडीएस से होगा, कि नेवी का, आर्मी का क्या रोल है, या एयरफोर्स का क्या रोल है। आपने जब कारगिल का जो जिक्र किया, तो वहां मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे, शायद मैंने पहले भी कहा होगा, कि जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी फौजें पूरी सक्षम है और हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। टारगेट हमने उनको बता दिए, मतलब जो टारगेट है वो डिसाइड हो चुके हैं, और फ्री हैंड दे दिया कि जैसे वो जब चाहें और टारगेट अपने हिसाब से कौन सी क्या करना है वो अपने आप डिसाइड करें। लेकिन 1999 की वॉर में जब कारगिल के साथ में, तो एयरफोर्स को जो एलओसी क्रॉस करने का इजाजत नहीं थी। जो उनको डर था उस समय के जो लीडरशिप थी, कि कहीं हमने एलओसी क्रॉस की और ये एस्केलेट ना हो जाए। तो एक सफेद सागर प्रोजेक्ट चलाया गया, बड़ी मुश्किल से जो है उस समय, जो बड़ी दिक्कत के साथ में, इसलिए काफी टाइम लगा, हमारी कैजुअलिटी हुई। नहीं तो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जो एयरफोर्स है वो मिलिट्री ठिकानों को ध्वस्त कर देती है, और ध्वस्त करने के बाद में फिर जो है पैदल सेना पीछे से चलती है। लेकिन इस तरह का उस समय हुक्म नहीं थे। अभी ये सारे रेस्ट्रिक्शन तो हटा लिए गए हैं फौज से, तो फौज अपने हिसाब से कहाँ किस तरह से बेनिफिशियल है, कहाँ एयरफोर्स का रोल आता है, कहाँ नेवी का आता है, कहाँ आर्मी का आता है, उसको कोऑर्डिनेट करके बहुत समन्वय के साथ चलेगी। और ये बहुत ही एक बिल्कुल सटीक, जिसे कहें मेजर्ड, और एक डेफिनेट स्ट्राइक होगी, जिससे कि कोई जो चाहते हैं वही, जो वांछित रिजल्ट है वो निकल करके आएंगे। जी। एक मैसेज लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत कुछ हमको बता दिया है। ये आगे आने वाले दिन तय तो उनको करना है जो बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं और एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा एडवर्सरी भी इस वक्त तैयार है बॉर्डर एलओसी पे, भारत के इलाके में, जिसको हम पीओके के नाम से इस वक्त जानते हैं। क्या ऐसे किसी वॉर में हम अपनी कैजुअलिटीज या अपने बारे में असेसमेंट करके चलते हैं, या फिर ये सोच कर चलते हैं कि चीज़ों को हम जैसे ज़मीन पर उतारना चाहते हैं वो वैसे ही चलेंगी? देखिए, कैजुअलिटीज को तो लेकर चलना पड़ता है, कैजुअलिटी का असेसमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसी के हिसाब से मेडिकल सिस्टम को गेयर अप करना पड़ता है। तो कैजुअलिटी को तो उसमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ, दुश्मन की पावर को देखते हुए, उनके तैयारियों को देखते हुए, अपनी तैयारी को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, और किस तरह का जो है, कैजुअलिटी में भी ये देखना पड़ता है कि अगर हमारे एयरफोर्स का ज्यादा रोल है और टारगेट सेलेक्ट करके वहां पे अगर बॉम्बिंग हो रही, तो उसमें कैजुअलिटी हमारी होने का मतलब नहीं बनता। जी। ये तब होता है जब ग्राउंड ऑपरेशन होगा। और जो ग्राउंड ऑपरेशन में भी देखिए क्या होता है, कि जब अटैक होता है या जब ऑफेंस होती है, तो 1:3 रेशियो होती है। अगर दुश्मन की एक टुकड़ी है, उनके 100 हैं, 1000 हैं, तो हमको 3000 लगाने पड़ेंगे वहां पे जो है ये करने के लिए। तो इस प्रकार से जब 3000 लोग हमारे जाएंगे, तो उसमें कैजुअलिटी भी होंगी। लेकिन ये ज्यादातर कैजुअलिटी जब पैदल सेना जाती है उस समय होता है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत में जो है, जो एयरफोर्स। सेलेक्टेड टारगेट करके एयरफोर्स जो नस्ते नाबूद करेगी, जो टारगेट्स को, उनके जो कैंप्स हैं, और उसके मेरे बाद ख्याल से में। सर राफेल की रेंज इतनी है कि राफेल इंडियन साइड रहते हुए भी पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बना सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, निशाना बना सकता है यहाँ से रहते हुए भी। और हमारे पास मिसाइल्स भी हैं,
आप चाहे अग्नि मिसाइल ले लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल ले लीजिए, वो सब ये मिसाइल्स हैं कि यहाँ से